हेलो एवरीवन, जीनिस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले यूपी बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2025 हिंदी व्याकरण महामैराथन क्लास 5 यूनिट। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी क्वेश्चन पीवाईज भी हैं, पूछने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं। और चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं सरकारी सीट, तो आपके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब तक मैं लॉट का वीडियो करा चुकी हूँ और आने वाले एग्जाम तक मैं लॉट का वीडियो और करा दूंगी, ताकि आप एक ही बार में अपनी क्वालिफाई कर लें। और अपनी स्टार्ट करते हैं लॉट पर स्टार्ट। इसकी पीडीएफ सहित आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी बेई, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी बेइन। इसका आंसर हो जाएगा बी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे। मतलब कि जो बेइंसाफी में बे जो लिखा हुआ वो क्या है? प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है, की पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द का अर्थ मूल शब्द के अर्थ से अलग होता है। जो नए शब्द का अर्थ होता है तो वो मूल शब्द के अर्थ से अलग होता है। जैसे कि बेइंसाफी में जो बे था वो क्या था? उपसर्ग था। एक उर्दू उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द ये हैं, जैसे कि बेतुका। तो जो बे है वो क्या है? उपसर्ग है। बेईमान, बेईमान में जो बे क्या है? उपसर्ग है। जो मतलब कि जो पहला वर्ड क्या होता है वो उपसर्ग होता है, जो नए वर्ड का निर्माण करता है। बेघर, बेचैन, बेहोश। जब भी आप बे से कोई भी वर्ड आए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका उपसर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश। उपसर्गों के कुछ और भी उदाहरण हैं। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शब्द में आ लग कर आए, अन, उप, सा, सु, नी, सु, औ, वी, प, ये सब क्या है? उपसर्ग है। इनसे जैसे कि शब्द बनकर आए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे आ लगा हुआ हो शब्द में, या अन लगा हुआ हो, उप लगा हुआ हो। जैसे कि उपसर्ग ले हुए ये उप होगा तो क्या होगा? उपसर्ग होगा। सा, समन, सा क्या होगा हमारा? उपसर्ग। सु, नी, हु, औ, वी, पर ये सब क्या है? उपसर्ग है। आप इजीली क्वेश्चन को उपसर्ग से क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए लावा, ऑप्शन बी चढ़ावा, ऑप्शन सी ढलावा, ऑप्शन डी दिखावा। इसका आंसर हो जाएगा ए लावा। लावा आवा प्रत्यय नहीं है। जो लावा है वो क्या है? प्रत्यय नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ए। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, फिर की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के लिए की पॉइंट्स बताइए ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बनावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा होता है। जो आवा होता है, आवा, लावा, कावा, तो ये क्या होता है? प्रत्यय नहीं लगा हुआ होता है। वही लावा शब्द में भी आवा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं। आप देखो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बनता है? दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे कि प्रति प्लस में आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। प्रति का क्या अर्थ होता है? साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। तो जब भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हो तो वो क्या होता है? प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि साथ में पर बाद में, ये चलने वाला। जैसे कि प्रति एक हम लिखेंगे, प्रत्येक जो इसमें एक है वो क्या है? हमारा प्रत्यय। मतलब कि जो लास्ट का शब्द में जो लास्ट में लगा हुआ है तो वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उपसर्ग का प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं।
इकट्ठा करना चाहते हैं तो सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहती हैं तो मैंने आपका बहुत सब वीडियो करा दिए हैं, लेकिन महामैराथन भी करा रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियो अच्छे से कर लेना ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? फ्रेंड्स मैंने समास से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है और अब तक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट ने देख ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आने वाले एग्जाम के लिए। देख सकते हैं समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकते हैं। जो क्वेश्चन जरूर आते हैं समास से रिलेटेड आप 4 नंबर खुद से कर सकती हैं। समास मैंने डिटेल में समझा रखा, उसकी प्लेलिस्ट बना रखा, आप जाकर वॉच कर सकती हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी आवर्ती भाव, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द्विगु। द्विगु में मतलब कि 4 राहों का समूह। जब भी इसमें संख्यावाचक का बोध हो तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। जैसे कि 4 राहों का समूह चौराहा या पंच आ रहा है तो ये कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डिटेल क्लियर है तो ताकि आपको किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लें। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। चौराहा शब्द का समास विग्रह करें तो 4 राहों का समाहार। चौराहा का मतलब क्या होता है? 4 राहों का समाहार। इसमें 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? द्विगु समास क्या कहलाता है? जिसमें संख्यावाचक विशेषण का बोध हो तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। जैसे कि चौराहा 4 राहों का समाहार। जिस समय पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है वे द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कि जिस समय से पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है वे द्विगु समास कहलाते हैं। जिस भी किसी समासिक पद में प्रथम पद पर संख्यावाचक शब्द हो एवं द्वितीय पद संख्या शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध होता है वे द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाचक को कैसे बोध कर सकते? पद में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो, जैसे कि चौराहा क्या है? संख्यावाचक है और शब्द हो एवं द्वितीय पद संज्ञा हो और द्वितीय पद क्या है? संज्ञावाचक मतलब कि नाउन होता है। जैसे शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? द्विगु समास। अब कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? थोड़ा सा देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया समास से रिलेटेड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को जरूर कर लेना। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय। कर्मधारय कैसे समास हो जाएगा? जैसे कि नील कमल, नील है जो कमल तो कर्म का बोध हो रहा है तो वो कौन सा होगा? कर्मधारय समास। सी। इसके भी कुछ की पॉइंट है, इनको भी डिस्कस कर लेना है। नील कमल शब्द में कर्मधारय समास होता है। नील कमल में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अगर इसका समास विग्रह करें तो नील कमल शब्द का समास विग्रह करें। समास विग्रह है नीला है कमल जो, नीला है कमल जो तो वो किसका बोध करा रहा है? कर्मधारय समास का बोध करा रहा है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में पहला पद कौन सा होता है? विशेषण, जैसे कि नील, नील क्या बता रहा है? विशेषता को बता रहा है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जो कमल वो क्या बता रहा है? विषय को बता रहा है। तो वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। दोनों पदों में उपमान और उपमेय का संबंध होता है और दोनों ही पदों में क्या होता है? उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं तो। कर्मधारय समास के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि पीताम्बर। पीताम्बर को लिखते हैं पीला है जो अंबर, तो ये क्या है? कर्मधारय समास है। महात्मा, महान है जो आत्मा। दहलाता, दह रूपी लता। तो ये सब कौन से हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण। अगर पूछे जाएंगे एग्जाम्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, इनको भी कर लेना। तो पीताम्बर, पीला है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, दहलाता, दह रूपी लता। तो नील कमल में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कैसे होगा? तो दोनों पदों में उपमा, उपमान, उपमान और उपमेय का संबंध होता है और कर्मधारय में समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है।
अब कर्म धारय से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर में मैंने उपसर्ग भी बता दिया है किस तरीके से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं प्रत्यय से रिलेटेड, और कर्म धारय और प्रीपोजिशन को इजीली सॉल्व कर ले। आपको सब 8 नंबर पक्के कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाम लगाने का अर्थ है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी पूरी कीमत देना, ऑप्शन सी लागत मात्र देना, ऑप्शन डी मोल भाव करना। इसका आंसर हो जाएगा ए मूल्य आंकना। दाम लगाने का अर्थ होता है मूल्य को आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रतिवादी, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी प्रतिवादी, ऑप्शन डी प्रतिवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतिवादी। शुद्ध वर्तनी मतलब जो कि जो सही वर्तनी लिखा हुआ है, जो सही शब्द लिखा हुआ है उसका शुद्ध वर्तनी करना है कि कौन सा शब्द सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतिवादी। जो प्रतिवादी लिखा हुआ है वो सही है, बाकी ये सब गलत है। तो फर्स्ट सही है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। किसी शब्द में आने वाले वर्णों या अक्षरों को जिस क्रम में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी किसे कहते हैं कि किसी शब्द में आने वाले वर्णों या अक्षरों को जिस क्रम में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। वर्तनी का संबंध किससे होता है तो इसका सीधा संबंध उच्चारण से होता है। अगर उच्चारण शुद्ध होगा तो वर्तनी भी शुद्ध होगी। लिखने की विधि को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। लिखने की वर्तनी को क्या कहते हैं? विधि को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, जिसका सीधा उच्चारण किससे होता है? संबंध से होता है। उच्चारित होने वाले शब्द के लेखन में इस्तेमाल होने वाले लेखन चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। किसे कहते हैं वर्तनी? कि उच्चारित होने वाले शब्द के लेखन में इस्तेमाल होने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। शुद्ध वर्तनी के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि अक्षुण, जीर्णोद्वार, दृष्टता, तकनीकी, देदी, व्यामान या छियालीस। ये सब क्या है? शुद्ध वर्तनी के उदाहरण हैं। जैसे कि वर्ड जो है सही लिखते भी हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि तकनीकी किस रूप में लिखा जाएगा। देदी, व्यामान, छियालीस, जीर्णोद्वार, दृष्टता, अक्षुण, इस तरीके से लिखेंगे। तो छक्के छुड़ाने का अर्थ है। फ्रेंड मैंने मुहावरे से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, उसमें सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अब तक सभी क्वेश्चन करा दिए मुहावरे से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मुहावरे से रिलेटेड भी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट। आप तक देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। रिवाइज हुए हैं दोनों क्वेश्चन, पूछे जा रहे हैं। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप 2025 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और सीट पक्का करना चाहते हैं तो अब तक मैंने जितनी वीडियो कराई आप सभी वीडियो कर लें। सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन पेपर भी करा रखा है 2024 का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी वीडियो को करते जाए, साथ के साथ नोट्स बनाते जाए। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया मुहावरे से रिलेटेड, छक्के छुड़ाने का अर्थ है। जैसे कि अभी मैंने कहा मूल्य त्यागने, मूल्य त्यागने का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन है छक्के छुड़ाने का अर्थ है। ऑप्शन ए क्रिकेट खेल का नियम, ऑप्शन बी हराना, ऑप्शन सी घायल करना, ऑप्शन डी परेशान करना। इसका आंसर हो जाएगा बी हराना। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हराना, किसी को भी हरा देना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। छक्के छुड़ाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बुरी तरह हराना या पराजित करना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह किया जाता है। छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या है? कि बुरी तरह हराना या किसी को पराजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फ्रेंड क्वेश्चन आ गया था। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है कि सीधा उच्चारण करना। ऑप्शन ए आदि सासी, ऑप्शन बी अधिशासी, ऑप्शन डी अधिशासी, ऑप्शन डी अधिशासी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अधिशासी। शुद्ध वर्तनी मतलब सही का शब्द कौन सा लिखा हुआ है? अधिशासी। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहर छोकने का अर्थ है। ऑप्शन ए अनाज भूनना, ऑप्शन बी काम बिगाड़ना,
ऑप्शन सी मामूली कमाई करना, ऑप्शन डी व्यर्थ समय नष्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यर्थ समय नष्ट करना। भार छोड़ने का अर्थ होता है व्यर्थ समय को नष्ट करना, मतलब जो समय है उसे बर्बाद करना एक तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स। भार छोड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है भट्टी में आग बढ़ाने के लिए फूंक मारना, शाब्दिक तौर पर इसका अर्थ है आग में डालना, जलाना, फेंकना या नष्ट करना। वहीं मुहावरे के तौर पर इसका मतलब है जाने देना या त्यागना। उदाहरण के लिए, अब तुम्हें जो हिस्सा 10 साल से नहीं मिला उसे भाड़ में छोड़ो और आगे की जिंदगी शुरू करो। तो भाड़ में छोड़ने का क्या अर्थ हो जाएगा? लाना, फेंकना या नष्ट करना। एक सीधे तौर पर हम कहें तो क्या है इसका अर्थ? कि जाने देना, त्यागना। उदाहरण के लिए 10 साल से जो नहीं मिला आपको उसे भाड़ में छोड़ो, आगे की जिंदगी जियो। मतलब कि जो भी तुम्हें नहीं मिला उसे छोड़ो और आगे की जिंदगी जियो। भाड़ में झोंकने का अर्थ है। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाड़ में छोड़ने का ना है, भट्टी में आग बनाने के लिए फूंक मारना है या फेंकना है, आग में डालना, कितने उदाहरण किसी भी तरीके से आया तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर भाग में छोड़ने का मुहावरा आया तो। अर्थ क्या हो जाएगा कि उसे भाड़ में फेंको और आगे की जिंदगी शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन बी व्यावहारिक, ऑप्शन डी व्यवहारिक। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। व्यवहारिक की शुद्ध वर्तनी है, सही तरीके से कौन सा लिखा हुआ है? आंसर ए व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। फ्रंट मैंने संधि से रिलेटेड भी वीडियो बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। संधि की मैंने पूरी डिटेल में समझा रखी है कि कौन सी संधि है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन और उसके नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वॉच कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यय संधि और अनादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यय संधि और अनादि संधि। जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार या बदलाव होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? कि दो स्वरों के मेल से जो कोई विकार या बदलाव होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि गज प्लस में आनंद, तो क्या बनाएंगे? गजानन। या देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र। तो जो विकार और बदलाव उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। जैसे कि गज प्लस में आनंद, तो क्या लिखा जाएगा? गजानन। देव प्लस में इंद्र मतलब कि देवेंद्र। जैसे कि हम सुरेंद्र का करें सुरेंद्र, तो सुर प्लस में इंद्र, तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। इस तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ये भी आ सकता है गजानन, या संधि विच्छेद भी दे सकते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं संधि से रिलेटेड। संधि शब्द का अर्थ है मेल, जोड़, मिलाना या मेल मिलाप करना। संधि का क्या अर्थ है? मेल करना, जोड़ करना, मिलाना या मेल मिलाप करना। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वर्णों के आपस में मेल से नए शब्द बनते हैं। क्या होता है कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वर्णों के आपस में मेल से नए शब्द बनते हैं। वर्णों को जब प्रवृत्ति करेंगे तो क्या करेंगे? नए शब्द को बनाएंगे, जैसे मेल करेंगे या जोड़ करेंगे या मेल मिलाप करेंगे। जैसे कि गजानन है तो गजानन का मेल या जोड़ करें तो गज प्लस में आनंद, देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र। इस तरीके से संधि विच्छेद कर सकते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। तो स्वर संधि क्या है? कि दो स्वरों के मेल से कोई विकार या बदलाव होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सम प्लस में गम, मैंने अभी बताया था। गजानन मतलब कि पूरा भी लिखकर दे सकते हैं या संधि विच्छेद भी दे सकते हैं। तो सम प्लस में गम, सम प्लस में गम हलंत लगा हुआ है। ऑप्शन सी सड प्लस में गम, ऑप्शन डी सम प्लस में गम। तो संगम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? सम प्लस में, मतलब कि हलंत लगा के प्लस में गम। तो इसका संधि विच्छेद सही क्या है? बी, सम प्लस में गम।
जब भी हलंत लगा हुआ है तो कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी जब भी हलंत लगा हुआ है किसी भी शब्द के एंड में या शुरुआत में, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछे जाए तब इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। व्यंजन संधि कौन सी होगी? जिसको हलंत लगा हुआ है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, डिस्कस करते हैं। संगम शब्द का सही संधि विच्छेद सम प्लस में है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, जैसे कि मैंने भी बताया जिसमें कि हलंत लगा हुआ है तो वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। आप इजीली पहचान सकते हो व्यंजन संधि को कि संगम शब्द का सही संधि विच्छेद है सम प्लस में विकर्ण, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद शब्द, वाक्य या पदों के मेल का एक नियमित प्रक्रिया है। ये शब्दों को उनके व्याकरणिक गुणों के आधार पर आपस में मिलाता है और नए शब्दों का निर्माण करता है। संधि विच्छेद से भाषा सरल, आसान और मधुर बनती है। संधि विच्छेद से क्या होता है कि भाषा सरल, आसान और मधुर बनती है। संधि विच्छेद क्या है कि शब्दों, वाक्यों, पदों के मेल का एक नियमित प्रक्रिया है। ये शब्दों को उनके व्याकरणिक गुणों के आधार पर आपस में मिलाता है और नए शब्दों का निर्माण करता है। शब्दों को क्या करता है? मिलाता है और आपस में उनका निर्माण करता है, शब्दों का निर्माण करता है। जैसे कि संधि विच्छेद से भाषा जो है सरल होती है, आसान होती है और मधुर बनती है। संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सम प्लस में तोष तो क्या लिखेंगे? संतोष। देव प्लस में इंद्र तो क्या लिखेंगे? देवेंद्र। भानु प्लस में उदय तो क्या लिखेंगे? भानुदेव। तो सम जो ना लगा हुआ होता है तो हम कैसे लिखेंगे? इसको सम के रूप में लिखेंगे, जैसे कि सन, संगम लिखते हम संगम। तो ये जो ना है तो हम किस रूप में लिखेंगे? माँ के रूप में लिखेंगे, जैसे कि सम प्लस में विकर्ण। तो ये क्या है? हमारी संधि है। अब इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है तांडव नृत्य संबंधित है। तांडव नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस से, ऑप्शन बी वात्सल्य रस से, ऑप्शन सी वीर और रौद्र रस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वीर और रौद्र रस से। तांडव नृत्य संबंधित है वीर और रौद्र रस से। फ्रेंड्स, मैंने रस से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है। रस से रिलेटेड क्या, रौद्र रस क्या होता है, वात्सल्य रस क्या होता है और श्रृंगार रस मैंने डिटेल में समझा रखा है हर एक रस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके भी नोट्स अच्छे से बना लो फ्रेंड्स। इस वीडियो को जरूर करें क्योंकि रस से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं रस से रिलेटेड भी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप 4 नंबर प्रिपेयर कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। मैंने हर एक वीडियो को डिटेल में समझा रखा है कि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और अपने नंबर पिक कर सकते हो, सरकारी से पिक कर सकते हो यूपी बोर्ड की। तो सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने लॉट का वीडियो बना रखी है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। आगे करते हैं तांडव नृत्य भगवान शिव से जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है? भगवान शिव से जुड़ा है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव को ही तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। तांडव नृत्य को क्या माना जाता है? भगवान शिव का ही तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। शिव को नटराज के रूप में तांडव नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। शिव को नटराज के रूप में क्या दर्शाया गया है? तांडव नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट है क्या? उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद करना है। उत प्लस में जवल, ऑप्शन बी उत प्लस में जवल, ऑप्शन सी उत प्लस में जल, ऑप्शन डी उत प्लस में जवल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत प्लस में जवल। जैसे कि इसमें हलंत लगा हुआ है तो कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि। जब भी हलंत लगा हुआ हो तो ये संधि होगी व्यंजन संधि। संधि विच्छेद करें तो उत प्लस में जवल। उज्ज्वल हम पूछ सकते हैं उत जवल का संधि विच्छेद है तो क्या है? उज्ज्वल। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कौन सा होगा? उत प्लस में जवल, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहाग के मुकुट के रचयिता हैं। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी अमृतलाल नगर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका आंसर हो जाएगा सी अमृतलाल नगर। सुहाग के मुकुट के रचयिता है अमृतलाल नगर, आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का अर्थ है। ऑप्शन ए सरस दोहे की रचना करना, ऑप्शन बी मूर्खतापूर्ण काम करना, ऑप्शन सी असंभव काम करना, ऑप्शन डी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना है। जैसे कि मैं थोड़े शब्दों में क्या कह रही हूँ, अधिक कह रही हूँ और आपको डिटेल में समझा रही हूँ हर एक क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आएगा, जैसे कि वर्ड से रिलेटेड आ जाए, समाज से रिलेटेड आ जाए, सर्व से रिलेटेड, प्रत्यय से रिलेटेड, समय से रिलेटेड या मुहावरा आ जाए, हर एक क्वेश्चन का आप इजीली सॉल्व कर लेना। आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, हर एक क्वेश्चन को जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है, तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। इसका आंसर हो जाएगा बी तत्पुरुष। देश भ्रमण तत्पुरुष जिसमें मैं का के की आए तो कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष कहलाएगा। आंसर बी। इसको भी हम डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को। देश प्रेम शब्द में तत्पुरुष तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वे समास होता है जिसमें दूसरा या उसका पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है कि जिसमें दूसरा या उसका पद प्रधान होता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को का, को, से, के लिए, से, का, के, की, में पर आदि का लोप होता है। तत्पुरुष कैसे कहलाएगा, जिसमें कि का, के लिए, की, में, मर, पर आदि का लोप होता है। तो ये कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि देश प्रेम का समास विग्रह करें तो देश के लिए प्रेम, जो के लिए है वो क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। समास विग्रह करें तो तत्पुरुष का तो क्या होगा, तत्पुरुष समास कौन सा होता है कि जिसमें दूसरा या उसका पद प्रधान होता है और इस समास में आने वाले कारक चिन्ह को यह जैसे कि के लिए, का, के, की, मत, में पर आदि का लोप होता है तो इसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष समास की कुछ और भी उदाहरण है। जैसे कि शोका फूल, शोक से अफुल। शोका फूल का क्या अर्थ है, शोक से फूल। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश निकाला, देश से निकाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देशवासी। अब इन जैसे कि ये शब्द आए तत्पुरुष से रिलेटेड, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो तत्पुरुष समास शोका फूल का समास कैसे कौन सा होगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। देश निकाला समास कौन सा है, तो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास आएगा, तत्पुरुष समास। तो इन सभी कौन से हो गए, तत्पुरुष समास के उदाहरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष से रिलेटेड क्वेश्चन आए एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने समाज से रिलेटेड तो ऑलरेडी वीडियो बनाई रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। ऑप्शन ए स्वाति, ऑप्शन बी स्वाति, ऑप्शन सी स्वाति, ऑप्शन डी स्वाति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वाति। चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है स्वाति। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका आंसर हो जाएगा बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे होगा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ये पाप में पुण्य, तो कौन सा समास कहलाएगा, पाप और पुण्य। तो जब भी इस तरीके से आए तो क्या होगा, द्वंद्व समास। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाप माइनस का साइन लगा के पुण्य। तो ये कौन सा होगा, द्वंद्व समास। जिसमें कि और आए या माइनस का साइन आए तो ये कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई बहन, लड़का और लड़की, इस तरीके से जो आते हैं तो ये कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पाप पुण्य, पाप पुण्य शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगर इसकी व्याख्या करें द्वंद्व समास की, जब दो शब्दों का समूह बनाता है और दोनों शब्दों का समान महत्व होता है तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो पहले मैंने क्या समझा, तत्पुरुष समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास कौन सा होता है, द्विगु समास। अब मैंने तीन समास करा दिए हैं, सब क्वेश्चन में समझा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है।
व्याख्या करें तो जब दो शब्दों का समूह बनता है और दोनों शब्दों का समान महत्व होता है तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण है कि पाप पुण्य, दिन रात, सुख दुख, माता पिता। अगर इस तरीके से आए तो आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं या और लगाकर भी लिख सकते हैं। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। पाप पुण्य, दिन रात, सुख दुख, हंसना रोना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। विशेषता करें तो द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि द्वंद्व समास कौन सा होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। तो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे कि द्वंद्व समास में लिखा है, क्वेश्चन आ सकता है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं तो वो कौन सा समास होता है? तो कौन सा होगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे कि द्वंद्व समास पहला ए में होगा द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो आप क्या लगाएंगे? आंसर ए लगाएंगे। जैसे कि द्वंद्व समास पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं तो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और अर्थ की दृष्टि से देखिए तो दोनों ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इनके मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है और इनके मध्य क्या होता है? संयोजक शब्द का लोप होता है। तो देखिए द्वंद्व समास के उदाहरण है जैसे कि पाप पुण्य, दिन रात, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन। तो ये सब किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। अब द्वंद्व समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में, आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने 2 नंबर इससे कर सकते हैं। दोनों समाज से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, बीवी समाज से रिलेटेड। इतना मैं 3 समाज करा चुकी हूँ कि द्वंद्व समाज से क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि PYQ पूछने जा रहे हैं उन्होंने डिटेल में समझा दिया क्वेश्चन को, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाती जा रही हूँ तो आप इजीली क्वेश्चन को जैसे कि सॉल्व कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आप 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में, क्योंकि एग्जाम में 50 मार्क्स की आती है हिंदी। वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ भी जाएंगे एग्जाम में। इस क्वेश्चन PYQ में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात पाठ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अवयवी भाव, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, द्वंद्व समास। अभी मैंने जैसे कि इसे डिटेल में समझाया कि द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें माइनस का साइन आए या और लगता है तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे कि साथ साथ मैंने अभी बताया था कि ऐसे भी लिखा आ सकता है या पूरा भी लिखा जा सकता है तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जैसे कि साथ साथ लिखा हुआ है, जैसे हम नॉर्मल लिखते साग पात, इस तरीके से लिख के दे सकते हैं। तो साग पात का अब कौन सा समास है? तो साग माइनस में पात, तो ये द्वंद्व समास कहलाएगा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु समास। कर्मधारय क्या कौन सा होता है? जिसमें कि पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विषय हो। तो वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय। द्वंद्व समास जैसे कि माता पिता। द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें संख्यावाचक का बोध हो तो वो द्विगु समास होता है। तत्पुरुष किसमें होता है? जैसे कि के लिए, न्यायपारी या अन्य समास। तो कौन सा समास होगा? आंसर ए तत्पुरुष समास। जैसे कि वाक्य के बीच में कार्य किया या के लिए या न्यायपारी आए तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। आप इजीली इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कर्मधारय से देख लो क्वेश्चन, द्वंद्व समास से देख लो, द्विगु से, तत्पुरुष से। अब तक मैंने ये सभी क्वेश्चन करा दिए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने डिटेल में हर एक क्वेश्चन को बता दिया। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास कौन सा होता है, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि कौन सा होता है, तो गौशाला में कौन सा समास होगा? आंसर हो जाएगा इसका ए तत्पुरुष समास। इसको भी डिटेल में समझते हैं। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास होता है। इसका समास विग्रह करेंगे। गो मतलब गौ मतलब होता है गाय, के लिए शाला, जैसे मैंने अभी बताया गाय के लिए शाला, जब के लिए होता है तत्पुरुष समास है। के लिए पर शब्द आने पर गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। गौ मतलब क्या होता है? गाय, के लिए शाला, के लिए पर शब्द आने पर गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर में कौन सा समास होगा?
डी आंसर हो जाएगा इसका डी बहुवीर समास। द्वंद्व समास पर आ गया, द्विगु समास पर आ गया, तत्पुरुष। तो बहुवीर कौन सा होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी या डी बहुवीर समास। इसको भी डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को। लंबोदर, लंबोदर शब्द में बहुवीर समास है। लंबोदर शब्द का समास दूसरे तरह से लंब है जो उदर, उदर है उदर। लंबोदर का मतलब क्या है, लंबा है उदर, जिसका अर्थ है गणेश। लंबा है उदर जिसका अर्थ क्या होगा, गणेश। बहुवीर समास में दोनों पद साधारण नहीं होते और दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो वो कौन सा समास है, क्वेश्चन में आएगा द्विगु समास, बहुवीर समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। आप कौन सा लगाएंगे, बहुवीर समास। तो बहुवीर समास दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की और संकेत करते हैं। तो वो होता है बहुवीर समास। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थ है गणेश, जिसका अर्थ निकले तो वो कौन सा सुना जाएगा, बहुवीर समास। जैसे कि पिताम्बर, दिगंबर, इस तरीके से आए एग्जाम में क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लंबोदर शब्द में लंब और उदर दोनों शब्द प्रधान नहीं है, बल्कि समस्त शब्द लंबोदर तीसरे परिचित अर्थ भगवान गणेश का बोध कराता है। मतलब क्या कराता है कि समस्त शब्द लंबोदर तीसरे परिचित अर्थ भगवान गणेश का बोध कराता है। तो कौन सा समास होगा, बहुवीर समास। तब मैंने सारे समास करा दिए फ्रेंड। अब 10 नंबर पूरे कितने कर सकते हैं एग्जाम में। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास आए या द्विगु समास आए, तत्पुरुष से आए, बहुवीर से आए या द्वंद्व से। अब इन पांचों को ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अब सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए शरद चंद्र, ऑप्शन बी सुमित्रा पद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स मैंने पुस्तक से रिलेटेड वीडियो करा रखी है, वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने सभी पीवाईक्यू ले रखे हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से परिचित रूप से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी मैंडोलिन, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी गिटार। इसका आंसर हो जाएगा ए बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से परिचित रूप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1981। फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा होता है। तो फ्रेंड्स मैंने पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो करा रखी है। पुरस्कार से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसकी शुरुआत कब हुई है, सबसे पहले किसको मिला, भारत रत्न से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड अब तक मैं वीडियो करा रखी है, उनको वॉच करने के। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू पे पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाएंगे ज्ञान से रिलेटेड। और जितनी भी मैंने अब तक वीडियो करा दी है अब तक आपने सारी वीडियो कर ली, टॉप 50 में से 50 मार्क्स हिंदी में ला सकते हैं। और मैंने जीके जीएस की भी वीडियो करा रखी है, कहानी ज्ञान से रिलेटेड वीडियो करा रखी है। जेडी की डेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जीके जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, मुझे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम रातन करा रखी है, उसी से पीवाईक्यू करा रखी है, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। इन सभी वीडियो को अच्छे से पढ़िए। फ्रेंड्स आपने फॉरगेट टू लाइक माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रोजेक्ट उन्हें दीजिए। तो मैंने ये लॉट ऑफ क्वेश्चन करा दिए इस वीडियो में, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रोजेक्ट उन्हें भी है और आपको नेक्स्ट